हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुमार गौरव सर के जो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है, उसकी पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं और आज हमारी ये पहली क्लास है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, इसमें पढ़ना क्या है वो जान लेते हैं पहले कि क्या-क्या टॉपिक पढ़ने हैं हमें। तो इसमें पढ़ना हमें संविधान का विकास, कि संविधान का विकास किस रूप में हुआ था, कैसे-कैसे चार्टर आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उनके बारे में सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना हमें संविधान के बारे में सामान्य जानकारी, जैसे अनुसूची कितनी थी, विदेशी स्रोत, महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो ये हमें सामान्य जानकारी में पढ़नी है। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना, तो हमें प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है कि प्रस्तावना कब लागू हुई थी, किसने ये पारित की थी। महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने हैं, जो पेपरों में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं वो पढ़ने हैं हमें। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो पढ़ने हैं हमें, कि कहाँ से लिए गए हैं ये और कब पारित हुए थे। नेक्स्ट पढ़ना हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद पढ़ना हमें मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हमें क्रम से ही पढ़ने हैं, जैसे जिस प्रकार मैंने ये लिखे हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो, संसद के बारे में पढ़ना है कि संसद किस अनुच्छेद में दी गई है, क्या-क्या काम होते हैं इसके। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है, सर्वोच्च पद। और सीएम पढ़ना हमें, मुख्यमंत्री। राज्य विधान परिषद पढ़नी है। उच्च न्यायालय, प्रमुख आयोग पढ़ने हैं। स्थानीय स्वशासन पढ़ना है। विशेष उपबंध पढ़ने हैं, जैसे जो वित्त आयोग होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रीय आपात होता है, इनके बारे में पढ़ने हैं। राजभाषा पढ़नी है। आपात उपबंध, संविधान संशोधन, और जो भी बच जाता उसे हम कवर करेंगे विविध के रूप में। तो ये इतने टॉपिक हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। अब चलते हैं हम सबसे पहले कि संविधान का विकास किस रूप में हुआ था, मतलब संविधान होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आते हैं हम संविधान पर। संविधान क्या होता है, देखो, किसी भी राज्य की नीति अर्थात शासन जो होता है उसे चलाने के लिए जिस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो जिस दस्तावेज की आवश्यकता होती है किसी भी राज्य को चलाने के लिए अर्थात उस पर शासन करने के लिए, तो उसे बोलते हैं संविधान। तो ये संविधान की परिभाषा हो जाती है। अब चलते हैं कि संविधान का विकास किस रूप में हुआ था, कैसे-कैसे करके विकास हुआ था। तो देखो, सबसे पहले आता 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से नींव रखी जाती है संविधान के विकास की। और कहाँ तक चलता है ये? 1950, मतलब जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक इसका विकास हुआ था। तो 1773 से और 1950 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्रम आता है कि सबसे पहले क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये क्रम से ही, देखो जो मैंने डेट लिखी है क्रम से है बिल्कुल। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1813 में चार्टर एक्ट आता है। 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट आता है और 1853 में तीसरा चार्टर एक्ट आता है ये। अब जो चार्टर है ये, तो चार्टर किसे कहा जाएगा? तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा, तो जो भी अधिनियम वहाँ से बन के आएगा उसे बोलेंगे चार्टर एक्ट। लेकिन जैसे ही वो क्राउन के हाथों में चला जाएगा शासन भारत का, उसके बाद जो भी अधिनियम बनकर आएगा उसे कहेंगे भारत शासन अधिनियम। तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा उसे बोलेंगे हम चार्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चार्टर कब-कब बोलना है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है, देखो, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो देखो अब आ जाता है क्या? भारत शासन अधिनियम। क्योंकि 1858 से क्या हो जाता है, क्राउन के हाथों में चली जाती है सत्ता। जो भारत की सत्ता थी, जो भारत पर अधिकार करते हैं, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किसमें चला जाता है? क्राउन के हाथों में, मतलब जो वहाँ का राजा था उसके हाथों में चला जाता है शासन। तो उसे कहा जाएगा फिर भारत शासन अधिनियम। जबकि इससे पहले क्या कहा जा रहा था? चार्टर एक्ट। तो इनके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना 1861 का भारत शासन अधिनियम, जो जीआई एक्ट लिखा मैंने, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। ठीक? उसके बाद आता है 1892 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। और 1909 में आता मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, जो मार्ले हैं ये तो होते हैं सचिव और जो मिंटो है ये होते हैं वायसराय। तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे 1909 में? मिंटो। तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट। उसके बाद आता 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये भी क्या है? ये चेम्सफोर्ड जो है वायसराय है इस टाइम पर, और मॉन्टेग्यू क्या है? भारत सचिव है। तो ये आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट।
उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद आता है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस प्रकार से अधिनियम आए थे और चार्टर आए थे। तो इन्हें हमें डिटेल में देखना अब। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड से, और इसे पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। और कितने टाइम के लिए? तो 15 वर्षों के लिए इसे एक अधिकार दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये हमने डिटेल में पढ़ा है कहाँ पर? आधुनिक इतिहास में। तो ये जो सारा डिटेल में पढ़ना, आप आधुनिक इतिहास की क्लास देख सकते हैं, मैंने डाल रखी है यूट्यूब पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि 23 जून 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो होता है। और इसमें जो बंगाल है और ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों में युद्ध होता है। बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। जहाँ भी मैंने ईआईसी लिखा इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनमें युद्ध होता है एक 1757 का प्लासी का युद्ध। और इसमें क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करा था वो क्लाइव ने करा था, और इसमें क्लाइव जीत जाता है। तो ये सब हमने आधुनिक इतिहास में देखा है, वहाँ पर पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आता है देखो 1764 का बक्सर का युद्ध। और जो ये प्लासी का युद्ध होता है, तो इसमें जीतने के बाद बंगाल पर गवर्नर बन जाता है, जो पहला गवर्नर बनता है क्लाइव। नेक्स्ट आता है 1764 का बक्सर का युद्ध। तो इसमें क्या होता है, जो बंगाल है और अवध है और मुगल, ये तीनों मिलकर युद्ध करते हैं किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किस किस के बीच हुआ था? बंगाल, अवध और मुगल, इन तीनों के बीच। और इसमें नेतृत्व किसने करा था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो हेक्टर मुनरो ने इसमें नेतृत्व करा था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है युद्ध को। उसके बाद क्या होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इन तीनों के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। और संधि करता कौन है? तो नेतृत्व किसने करा था? देखो, हेक्टर मुनरो ने। जबकि संधि करने के लिए आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 जो इलाहाबाद की संधि होती है उसे करता है। और इसमें क्या होता है, बंगाल पर द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है। द्वैत शासन, द्वैत शासन क्या होता है देखो, ड्वेल सिस्टम मतलब ये 1765 में स्टार्ट होता है। और क्या होता है, जो दीवानी अधिकार हैं वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। अर्थात जो आय के सोर्स हैं, तो आय के सोर्स किसके पास चले जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जबकि व्यय या सुरक्षा या स्वास्थ्य या कहीं शिक्षा, तो ये सब देने का काम किसका होता है? नवाब का। तो पैसे किसके पास हैं देखो, पैसे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अर्थात जो भी राजस्व आएगा, कर आएगा, टैक्स आएगा, वो सब किसके पास आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जबकि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? नवाब की। तो ये होता है डुअल सिस्टम। तो डुअल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 1765 में। तो बंगाल पर डुअल सिस्टम कब स्टार्ट होता है? 1765 में। एक नोट दिया देखो कि द्वैत शासन के जनक, तो भारत में द्वैत शासन के जनक है लियोनस कार्टियस। तो भारत में द्वैत शासन के जनक, ये आपको याद रखना है, लियोनस कार्टियस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अभी तक क्या चले थे देखो, युद्ध हुआ था 1764 का बक्सर का। अब यहाँ से स्टार्ट होती है नींव रखना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसमें क्या क्या बात कही गई थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस टाइम पर बंगाल के गवर्नर थे कौन? तो वारेन हेस्टिंग इस टाइम पर बंगाल के गवर्नर थे। और उन्हीं को क्या कहा गया फिर? गवर्नर जनरल। तो भारत के नहीं, मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर कहें या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहें, तो दोनों ही कौन है? वारेन हेस्टिंग। इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखवाया है। बस 2 से 3 बातें लिखनी है हमें एक एक्ट में। इस समय ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो सबसे लास्ट का था वो भी यही था। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था, इसलिए यही क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। बात करें बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 1774। मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कही गई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, जिसके आधार पर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो याद रखने आपको, एलिजा इम्प्रे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्प्रे थे। नेक्स्ट आता है कि बंगाल के गवर्नर की कार्यकारिणी में 4 सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने वही लिए हैं बस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर की कार्यकारिणी में 4 सदस्य कब शामिल किए गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा।
नेक्स्ट बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है ये। और इस टाइम पर जो ब्रिटिश के पीएम थे विलियम पिट थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। ईस्ट इंडिया के कार्य को 2 भागों में बाँट दिया गया था। जो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा जो भी ईआईसी के कार्य थे, उन्हें 2 भागों में बाँट दिया था। कौन-कौन सो में? तो एक तो राजनीतिक कार्य थे और एक थे व्यापारिक कार्य। तो राजनीतिक कार्यों को क्या कहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये किसके हाथों में थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में। और जबकि व्यापारिक कार्य किसके हाथों में थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बीओसी और बीओडी की स्थापना कब होती है? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बीओडी और बीओसी का एंड कब होगा? तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम होगा, उसके द्वारा इसका एंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जो शासन था, वो भी वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बचेगी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं बचने वाले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आता है और इसमें 3 बातें याद रखनी है आपको कि पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। जो 1813 का चार्टर था, इसमें पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात जो उसने व्यापारिक एक अधिकार लिया था जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो वो समाप्त कर दिया जाता है और अब एक अधिकार नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि अब कोई भी भारत से व्यापार कर सकता है। जबकि अब तक क्या था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अधिकार था कि भारत से केवल वही व्यापार करेगी। लेकिन इसमें एक अधिकार पूरा समाप्त नहीं हुआ था, चाय और चीन का छोड़ दिया था। तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक? और तीसरी बात थी इसमें कि ईसाई मिशनरी को अनुमति दी जाती है कि धर्म का प्रचार-प्रसार करो भारत में। ये 3 बातें याद रखनी है आपको, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं पहली बार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, चाय और जो चीन चमगादड़ है, उससे व्यापार छोड़कर। ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी जाती है कि धर्म का प्रचार-प्रसार करो इंडिया में। नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या था? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के मतलब जो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे, वो ही कौन बनेंगे फिर? वो ही गवर्नर जनरल बन जाएँगे भारत के। तो मैं कहूँ भारत का पहला गवर्नर जनरल होता विलियम बेंटिंक, तो ये ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल को ही क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया। नेक्स्ट बात करें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका व्यापारिक एक अधिकार अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ऊपर क्या था? चाय और चीन का मतलब छोड़ दिया था, लेकिन अब क्या करा ये चाय और चीन का भी समाप्त कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। विधि आयोग की स्थापना होती है इस टाइम पर और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मैकाले बनते हैं। तो विधि आयोग की स्थापना कब होती है? 1813 के चार्टर एक्ट से और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं मैकाले। नेक्स्ट बात करें कि दास प्रथा की समाप्ति के लिए 1833 में एक्ट बनता है। केवल एक्ट बनता है, समाप्त नहीं हो पाती दास प्रथा। तो समाप्त कब होती है? एलन ब्रो के टाइम पर 1843 में। तो याद रखना है कि दास प्रथा के लिए एक्ट कब बना था? 1833 में एक्ट बना था और समाप्त कब होती है दास प्रथा? एलन ब्रो के टाइम पर 1843 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या-क्या बातें कही गई थी? जो सिविल सेवा है, अब वो खुली प्रतियोगिता में होगी, मतलब नॉमिनेट नहीं होंगे इसमें, खुली प्रतियोगिता होगी, तब जाकर सिविल सेवा में जाया जाएगा। और जो ये एक्ट है, जो चार्टर एक्ट है, ये अंतिम चार्टर कहलाएगा क्योंकि इसके बाद अब आने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आने वाले हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अंतिम चार्टर है और चार्टर को हिंदी में बोलते हैं राजलेख। तो अंतिम राजलेख कहो या चार्टर कहो। 1857 में क्रांति हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो एंड कर दिया जाता है और जो क्राउन का शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्राउन जो शासन है उसे अपने हाथों में ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या होता है, जो इस टाइम पर महारानी थी वो कौन थी? विक्टोरिया थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के टाइम पर जो महारानी महारानी थी वो कौन थी? विक्टोरिया थी। इसमें इलाहाबाद घोषणा पत्र जो ये वाला भारत शासन अधिनियम है, इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र बोला गया और कैनिंग ने इसे पढ़कर सुनाया था। जो घोषणा पत्र था, इसे पढ़कर सुनाया था कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब सुनाया था?
तो 1 नवंबर 1858 को सुनाया था, इसलिए मैंने ये डेट लिखी है। नेक्स्ट बात करें कि ईस्ट इंडिया का शासन अब किसके हाथों में चला जाएगा? क्राउन के हाथों में, अर्थात जो रानी है, महारानी, उसके हाथों में चला जाता है। और जो बीओसी और बीओडी है वो समाप्त हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होगी, तो बीओसी और बीओडी समाप्त हो जाएँगे। नेक्स्ट आता है कि गवर्नर, जो गवर्नर की पोस्ट है अब वो वायसराय की पोस्ट कहलाएगी। तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो इसके फर्स्ट वायसराय कौन बनते हैं? कैनिंग बनते हैं और यही अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। तो अंतिम गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाने लगा, अर्थात पहले वायसराय भी कैनिंग हुए। भारत परिषद का गठन होता है। जो भारत परिषद है उसका गठन होता है और इसमें एक सचिव होते हैं और 15 सदस्य होते हैं। तो हेड कौन होता है इसका? भारत सचिव होता है और 15 अन्य सदस्य होते हैं। मुगल सम्राट पद, तो ये भी समाप्त कर दिया जाता है 1858 के एक्ट द्वारा। और ये मैंने बता दिया आपको, बीओसी बीओडी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, तो बीओडी और बीओसी तो अपने आप हो जाएंगे समाप्त। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, अब मैंने एक नोट लिखा है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, इन्हें मैं सही से लिख दिया। देखो, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो क्लाइव थे। अब बात करें बंगाल के अंतिम गवर्नर की, तो ये वारेन हेस्टिंग था, जिसे चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल की पोस्ट पर। तो बात करें बंगाल के अंतिम गवर्नर की या बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल की, तो दोनों ही कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। फिर आता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहें या कहें भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 के एक्ट द्वारा कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल कहें या भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये कौन कहलाएगा? विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहें या भारत का पहला वायसराय कहें, तो ये था कैनिंग। तो अंतिम और पहला दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट देखो, 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अर्थात 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था। विभागीय प्रणाली क्या होती है? देखो, जो अब इस टाइम पर मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं, तो ये कब स्टार्ट हुए थे? तो ये हुए थे विभागीय प्रणाली द्वारा 1861 में। नेक्स्ट आता है, देखो इसमें और क्या बात कही गई थी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी एक्ट के द्वारा होती है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 एक्ट के द्वारा दी जाती है। तो ये दोनों बात याद रखनी है आपको 1861 में, कि विभागीय प्रणाली स्टार्ट होती है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। पहली बार बजट पेश तो 1860 में हुआ था, जेम्स विल्सन के द्वारा हुआ था ये। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कहें तो ये 1947 में पेश हुआ था आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा, जो उस टाइम पर वित्त मंत्री थे। तो ये आपको दोनों ये बातें याद रखनी है कि पहला बजट कब पेश हुआ था? 1860 में, जबकि स्वतंत्र भारत का 1947 में। जेम्स विल्सन ने पेश किया था ये, और ये करा था आर के षणमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट आता है 1892 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें केवल यही बात याद रखनी है, एक ही यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट में आई थी? 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। तो जो ये मार्ले मिंटो है, तो इसमें पहले वाले को कहते हैं भारत सचिव और बाद वाले को बोलते हैं वायसराय। तो पहले वाला भारत सचिव है मार्ले, तो उस टाइम पर जो भारत सचिव थे वो मार्ले थे, और जबकि वायसराय कौन था? तो मिंटो उस टाइम पर वायसराय था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो 1909 में जो एक्ट आता है इसमें बात कही गई थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली गठित की जाएगी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? देखो ये, तो ये होती है कि जो भी इलेक्शन लड़ने वाला होगा, ये मोमडनों के लिए थी, कि जो भी इलेक्शन लड़ने वाला होगा और जो भी वोट डालने वाला होगा, दोनों मोमडन होने वाले हैं। कि इलेक्शन लड़ना भी मोमडन को है और वोट डालने का भी अधिकार मोमडन को होगा। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी और ये सबसे बेकार प्रणाली थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसका विरोध तो किसने किया था? जो मिंटो थे उस टाइम पर वायसराय, उन्होंने भी किया था। और इन्होंने कहा था भारत सचिव को पत्र लिखकर कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए मिंटो का कथन ये था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये इन्होंने पत्र लिखकर भारत सचिव को भेजा भी था वायसराय ने, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। अर्थात हम फूट डाल रहे हैं किसमें? जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं उनमें फूट डाल रहे हैं। और इसमें क्या था? देखो कि कार्यकारिणी में शामिल पहले भारतीय, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यकारिणी में शामिल पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे, और ये विधि मेंबर के रूप में इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करें कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तो वो भी इसी वाले एक्ट में दिया गया था।
तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने वही लिखे हैं केवल। गांधी जी ने इस अधिनियम को सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा था। तो गांधी जी ने क्या कहा था? सर्वनाश करने वाला अधिनियम, मार्ले मिंटो एक्ट को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो ये क्या था देखो, 1919 का एक्ट था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू उस टाइम पर भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस टाइम पर वायसराय थे। और इसमें प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है, और जबकि उस टाइम पर 11 प्रांत थे भारत में। अब इसकी थीम क्या थी, मतलब क्या विषय थे इसमें, क्या कार्य करने होते थे? तो एक तरफ थे आरक्षित कार्य, मतलब आरक्षित विषय, और एक तरफ थे हस्तांतरित विषय। इसका मतलब क्या होता था आरक्षित का, कि जो आय के सोर्स हैं, जितने भी आय के सोर्स हैं, वो कार्यकारिणी परिषद के पास होंगे। अर्थात जो राजस्व है, वित्त है, पुलिस है, ये सब कौन लेने वाला है? कार्यकारिणी परिषद के पास होने वाले अधिकार। जबकि हस्तांतरित विषय, जो व्यय के सोर्स थे, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये सब किसके पास रहने वाले हैं? जो मंत्री थे वहाँ पर, उनके पास। नेक्स्ट बात करें कि उत्तरदायी शासन शब्द, तो ये भी पहली बार 1919 के एक्ट में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरदायी शासन शब्द किस एक्ट में दिया गया? तो 1919 के एक्ट में। नेक्स्ट आता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली स्टार्ट होती है। ये द्विसदनात्मक प्रणाली का मतलब है, जैसे इस टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा है, तो उस टाइम पर थी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद थी वो राज्यसभा के तरह थी अपने मतलब जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा होती है, और जो केंद्रीय विधानसभा थी वो लोकसभा की तरह। तो राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और 5 साल इनका टाइम होता था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे और 3 वर्ष इनका टाइम होता था। तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कब आती है? 1919 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि लोक सेवा आयोग का गठन। तो लोक सेवा आयोग का गठन इसी एक्ट के द्वारा होता है, और इसके लिए आयोग बनाया जाता है ली आयोग, और 1926 में इसकी स्थापना होती है, जिसे कहते हैं हम पीएससी, और इसका आगे चलकर नाम हो जाता है 1950 में यूपीएससी। तो 1950 में इसका क्या नाम हो जाता है? यूपीएससी हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के द्वारा होता है 1926 में, और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं सर रोस बर्कर। तो सर रोस बर्कर इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं लोक सेवा आयोग के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि इसमें महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिलता है। तो पहली बार वोट देने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा आता है? तो यह आता है 1919 के एक्ट के द्वारा। 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा होगी, अर्थात इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, ये बात कही गई थी इस एक्ट में, और इसके लिए आयोग बनता है। और जो ये अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? 1919 में तो ये बना था और 1921 में लागू हुआ था। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि यह अधिनियम 1919 में तो आया था और 1921 में लागू हुआ था। और इसकी जाँच के लिए आयोग बनाया जाता है साइमन कमीशन आयोग। तो साइमन कमीशन बनता है 1927 में, क्योंकि इसकी जाँच के लिए 1927 में आयोग बनता है और 1928 में भारत आ जाता है। कहाँ पर? बॉम्बे में। और इसमें 7 सदस्य थे, जो सभी के सभी अंग्रेज़ थे। तो इसका विरोध किया था भारत वालों ने, क्योंकि 7 के 7 सभी अंग्रेज़ थे। तो इसका विरोध कौन करते हैं? इंडियन करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विरोध करा था वो करा था लाला लाजपत राय ने। तो इन्होंने इसका विरोध किया था, जिसके कारण इन्हें लाठीचार्ज किया गया था और इनकी मौत हो जाती है, लाला लाजपत राय की। अब जो नेक्स्ट आता है वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना आप।